मित्रों, प्लीज़ संस्कृत चैनल में एक बार पुनः हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभी कुछ ही देर पहले मैंने संधि के ऊपर एक वीडियो उपलब्ध कराया था, जिसमें ये पढ़ाया गया कि संधि कहाँ कहाँ होती है और जो शब्दों की निकटता है, वर्णों की जो निकटता है वो कहाँ कहाँ हो सकती है, कौन कौन से वर्ण आपस में निकट आ सकते हैं, कौन से वर्ण नहीं आ सकते हैं। उसके अलावा फिर हमने स्वर संधि पर चर्चा की। तो स्वर संधि के अंतर्गत ऐसे बताते हुए चर्चा की गई थी कि स्वर संधि का एक भेद जिसमें स्वर स्वर मिलते हैं, ऐसे भेद को दीर्घ संधि कहते हैं। फिर उसी के अंतर्गत हम लोगों ने गुण संधि के बारे में पढ़ा था। तो गुण संधि पर ही चर्चा कर रहे थे, उसी बीच में बच्चे आ गए थे तो वहाँ पर वीडियो स्टॉप कर दिया था। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। गुण संधि। गुण संधि कह रहा है कि यदि आ या आ के बाद, शर्त क्या है कि जो पहले शब्द का, अब आ या आ के बाद ये आप समझ ही रहिए कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है वहीं पे संधि होगा। इस बात को आप ध्यान में रखते चलिए। तो कह रहा है कि जो और यदि आ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए, हस, ठीक है, तो ए हो जाएगा। अब देखिए, जैसे पहले स्वर के बाद में आ अथवा बड़ा है और बाद में ई है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये ए होगा, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि यदि आ और आ के बाद, इनके बाद ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए, आ या आ के बाद री आएगा तो रा हो जाएगा, और री आएगा, सर आर हो जाएगा, और री आएगा तो अल हो जाएगा, ठीक है। अब एक देखिए कि आया आ के बाद यदि यहाँ पे देखा गया, यदि हस्व आया के बाद यदि हस्व ई आएगा तो ए हो जाएगा, ठीक है। और यदि ऊ और ऊ आएगा तो क्या होगा? ओ आदेशित हो जाएगा। और यदि ली या ली आए तो उसके स्थान पर अर हो जाएगा, और ली आए तो उसके स्थान पर अल हो जाएगा। इतना मोटा मोटा समझिए। और फिर बाद में क्या कह रहा है कि ये जो स्वर संधि का नाम है ना, इसको गुण स्वर संधि कहते हैं। ये कौन सी स्वर संधि है? गुण स्वर संधि। अभी हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा, उसके बाद अब ये दूसरा आप क्या पढ़ रहे हो? गुण स्वर संधि। ये दूसरी संधि आप स्वर संधि के अंतर्गत गुण स्वर संधि पढ़ रहे हो। अब उदाहरण देखिए। उदाहरण में कहा कि जैसे उपधन इंद्रा, उपधन इंद्रा बराबर उपेंद्रा होगा। अब उपेंद्रा क्यों हुआ? आप देखिए, उप के अंत में आ है ना, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे ही तो होगा। आ आया है यहाँ पे, फिर धन इंद्रा आया है ना। तो अब देखिए, जो आ है और ई है, इन दोनों के स्थान पर क्या आदेशित होगा? ए आदेशित होगा, है ना। आ धन ई बराबर ए। तो अब इसको जब मिलाएंगे तो ये पा आधा है ना, उप उतारिए, फिर आप ए उतारिए, फिर आधा ना और द्रा उतारिए, ठीक है। अब इसको मिलाइए तो ए यहाँ पे आधा है तो यहाँ मिल जाएगा, और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? उपेंद्रा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अगला उदाहरण देखिए। रामाधन ईसा, ये भी ई का उदाहरण। चलिए अब ई का नहीं, ऊ का हम लेते हैं। जैसे वृक्ष, वृक्ष धन ऊपर ही है ना। तो देखिए, वृक्ष के अंतिम में क्या आ रहा है? आ रहा है। अब आप ऐसे लिखे, वृक्ष धन ऊपर ही। अब देखिए, यहाँ छा में क्या है? छोटा आ है, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में क्या आया है? ऊ आया है। अब क्या कह रहा है कि आ और ऊ मिलकर क्या होता है? ऊपर क्या बताया? तो ओ होता है, बताया था ना। तो इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, यानी जो आ है और जू है, इन दोनों ऊ है, उन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। अब आप उतारिए, ऐसे लिखेंगे वृक्ष, क्योंकि आ निकाल दिया है तो पारी लिखिए। अब यहाँ बीच में आ और ऊ है, जो इसके स्थान पर ओ हो रहा है, तो आप यहाँ पे आधा है ये, तो यहाँ पे मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? वृक्षोपरि, है ना। वृक्षोपरि या वृक्षोपरि हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही एक उदाहरण देखिए, उसका भी देख लीजिए। ओ का उदाहरण देख लीजिए। ओ का उदाहरण एक देख लिया। अब आप अर का उदाहरण देख लीजिए। अब जैसे है कृष्ण धन रिद्धि, कृष्ण धन रिद्धि है ना। अब देखिए, पहले में क्या आ रहा है? आ रहा है, कृष्ण में आ है अंतिम में, ठीक है। अब यहाँ आलंत हो जाएगा, आ निकाल देंगे तो अब यहाँ क्या है? पहले वर्ण के रूप में
री है। तो क्या सूत्र कह रहा है कि आ और री मिलकर क्या बनता है, तो अर बनता है। अब अर ऐसे बनेगा अर। अब देखिए अर कैसे आप यहाँ लागू करेंगे। अब पहले उतारिए, कृष्ण अड़ा है। अब इन जो आ था इनके स्थान पर री हो गया है, तो अर लिखेंगे कृष्ण धी। अब यहाँ आ आया है, आ ये पूरा आ लिख दिया और ये आधा रा लिख दिया। आधा रा ही लिखना है ना, तो ऊपर आधा रा लगा दिया तो कृष्णरथी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लरी का उदाहरण देख लीजिए। तव है धन लिखा रहा है। इसका मतलब है, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ गुण संधि फॉलो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में छोटा आ आया है। ठीक है, ये कंडीशन लागू हो रही। अगला कह रहा है कि लरी आए तो लरी आए, तो अब देखिए दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में लरी आया है, यानी कि आ और लरी आया है, तो ये पहली तो ये गुण संधि होगा, ये निश्चित हो गया। अब इनकी संधि कैसे करेंगे, तो आ और लरी मिलकर के क्या बनता है, अल बनता है। यही बताया गया ना, ये ला ऐसे हलंत होगा, आधा होता है, अल बनता है। अब इसको जोड़िए, देखिए ता में से आज है ऐसे ता है ना, तो इसको आप पूरा लिख देंगे तो हो गया अ, और आधा ला लिखें। आधा ला लिखना है तवल, अब धन कारा, तवल कारा हो जाएगा, है ना। अब इसको जोड़ दिया तवल कारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम गणित की तरह है ये। अब आगे देखिए, बड़ी बड़ी वाला उदाहरण दिया गया, बड़ा वो बड़ी, तो कुल मिला के वही होगा, री होगा। तो एक बार कहिए तो बड़ा वाला भी बता दें। अब गण धन ऐसा है, गण धन ईशा है, गण। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। ठीक है, देखिए दृश्य नहीं चल रहा है। गण धन ईशा बड़ी ई है। अब बड़ी ई आवे चाहे छोटी ई आवे, दोनों का एक ही मतलब होगा। अब देखिए यहाँ पर आ आया है और यहाँ पर बड़ी ई आई। इसका मतलब है कि ये गुण संधि का नियम इसमें फॉलो हो रहा है, क्योंकि गुण संधि कहता है कि शुरू में आ आए और बाद में ई उ री आए, तो वहाँ पे गुण संधि होगी, ऐसा गुण संधि का नियम कह रहा है। लेकिन अब आ धन ई मिल कर के क्या बनेगा, तो आ धन ई मिल कर के ए बनता है ना, ऐसा गुण संधि कहता है। अब देखिए, अब गण आधा करेंगे इसको, ए यहाँ पर आ जाएगा, ये आधा है, फिर ए धन सा, क्योंकि ई और आ के स्थान पर ए आया है, ए हुआ है ना। अब देखिए, अब इसको आ है आधा, तो इसको ए में मिला देंगे तो ये हो जाएगा गणेशा। इस तरीके से गणेशा बन गया। ठीक है, इसी तरीके से सारे उदाहरण हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। इसका भी कुछ गुण संधि के भी कुछ अपवाद हैं। अब इसके बाद शायद अपवादों की चर्चा की गई है। ये कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहाँ पर ये नियम नहीं लगता है, लेकिन कुछ स्थल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये गुण संधि वाले नियम नहीं लगते हैं। वे नीचे दिखाए जाते हैं, नीचे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ गुण संधि होगा। कुछ जगह ऐसे हैं जिसमें कुछ अपवाद दिया गया है, कुछ अपवाद, कुछ सूत्र, कुछ वार्तिक लिख दिया है। अन्य कवियों ने वार्तिक लिख कर कह दिया कि यदि ये नहीं भी आता है तो ऐसी भी कंडीशन में गुण हो सकता है। तो वो कंडीशन क्या है, ऐसे चीज़ों को अपवाद मतलब ऐसा होता है कि जैसे कहते नहीं कि 2 महिलाएं बैठी हों, 4 महिलाएं बैठी हों, बातें ना हो रही हो, तो अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है कि जहाँ पर कंडीशन का ना हो फिर भी वो कंडीशन हो, तो उसे अपवाद कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखा कि यहाँ गुण संधि तो होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे ये गुण संधि का नियम नहीं लगता है, फिर भी वहाँ गुण संधि मानी जाती है। तो ऐसे स्थान हैं, कुछ उदाहरण हैं, जैसे का देखिए, अक्ष धन ऊहिनी, अक्ष धन ऊहिनी, या कहीं कहीं ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर गुण संधि का नियम लगता है। गुण संधि का तो नियम लगेगा। कई कंडीशन ऐसे हैं जहाँ गुण संधि का नियम नहीं भी लग रहा है तब भी गुण संधि होगा, और कई कंडीशन ऐसे हैं, दोनों चीज़ें हैं, कि जहाँ गुण संधि के नियम लगते रहेंगे फिर भी वहाँ गुण संधि नहीं होगी, कोई और संधि होगी। तो कुछ नियम के अपवाद भी हैं, दोनों कंडीशन है कि कहीं कहीं ऐसा है कि गुण संधि का नियम नहीं लग रहा है तब भी गुण संधि होगा, और कहीं कहीं पर ऐसा होता है किन्हीं किन्हीं संधियों में कि वहाँ पे गुण संधि का नियम लग रहा है तब भी वो गुण संधि ना होकर कोई और संधि होती है। जैसे अक्ष धन ऊहिनी है, क्या है, अक्ष धन ऊहिनी। अब देखिए यहाँ पे गुण संधि का नियम पूरी तरीके से लग रहा है ना। ये अच्छा ऐसे लिखा है,
ये देखिए यहाँ लिखा है। अब अक्ष में छोटा आ है और ऊ में बड़ा ऊ है। अब देखिए गुण संधि का नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। गुण संधि क्या कहता है कि पहले शब्द के अंत में आ हो और दूसरे शब्द के आखिरी में ई हो, ऊ। देखिए ऊ आया है तो इसका मतलब 100% गुण संधि का नियम लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अक्ष और ऊहिनी है यहाँ गुण संधि नहीं होगा। यहाँ पर जो है आ और ए मिल करके ए नहीं बनेगा बल्कि ये औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा, है ना। यहाँ पर जो ए है वो नहीं बनेगा। फिर से एक बार देखिए कि अब अपवाद के स्वरूप में बताया कि कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पे गुण संधि का नियम तो लगेगा लेकिन वहाँ गुण संधि नहीं होगी, वहाँ कोई और संधि होगी। और गुण संधि का जो जब हम संधि करेंगे तो गुण संधि वाली चीज़ें कंडीशन नहीं लागू होंगी बल्कि दूसरी चीज़ें लागू हो जाएंगी, दूसरा वर्ण आदेशित हो जाएगा भले ही वहाँ पर गुण संधि का नियम लग रहा हो। और कुछ ऐसा स्थल ऐसे हैं जहाँ पे गुण संधि का नियम नहीं लग रहा है फिर भी गुण संधि होता है। अब पहले वाली सोचिए कि जहाँ पे गुण संधि के नियम लग रहे हों और फिर भी गुण संधि नहीं होती है। तो एक नीचे देखिए, नीचे आइएगा तो नीचे दिया गया है अक्ष ऊहिन्यात, अक्षुद ऊहिन्याम, उपसंग या नाम। अशुद्ध उपसंग या नाम मतलब कि जहाँ पे अक्ष और ऊहिनी शब्द आते हैं इनके उपसंग में, इनके प्रसंग में ऐसा वार्तिक है, इनके प्रसंग में जो है ए नहीं होगा बल्कि औ होगा, है ना। आधनी बराबर ऊहुनी में देखा ऊ आता है तो अक्ष और ऊहिनी शब्द में अक्ष जब और ऊहिनी शब्द आते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो है गुण संधि नहीं होगा। ऐसा वार्तिक लिखा गया है, वार्तिक कार्त्यायन ने लिखा है, कार्त्यायन द्वारा एक ऐसा वार्तिक लिखा गया है, व्याकरणक कोई है उनके द्वारा वार्तिक लिखा गया कि देखिए जो कुछ कंडीशन ऐसे हैं जहाँ इस सूत्र इस वार्तिक के द्वारा वहाँ पर गुण संधि का नियम लगता भी रहता है तब भी वहाँ पे गुण संधि नहीं होती है। ये देखिए दूसरा दिया गया। अच्छा ये दो जो दिया गया है इसका जो वार्तिक सूत्र इत्यादि वो नीचे ऐसे अंडरलाइन के नीचे करके दिए गए हैं। आद गुणा इससे पहले आपने पढ़ा था और इसके बाद नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं अच्छा ऊहिन्याम अपवाद वाला, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे अक्ष है और ऊहिनी है, इसमें आ रहा है और ऊ आ रहा है। अब गुण संधि का नियम लग रहा है लेकिन यहाँ पर दोनों में ए ना हो करके यहाँ पे होगा औ। अच्छा ऊहिनी यही कहता है कि आ और अक्ष और ऊहिनी शब्द इत्यादि आते हैं तो वहाँ गुण संधि ना होकर वहाँ औ लग जाएगा, ए ना होकर औ हो जाएगा। अब कहा कि यहाँ पर ना के स्थान मर्रा, यहाँ पर पहले कंडीशन हुई है, दो चीज़ें हुई। यहाँ पर ना के स्थान पर रा हो गया है, कैसे हो गया यह आगे बताया जाए। अच्छा ये कह रहा है कि यहाँ जो ना है अक्ष धन ऊहिनी है ना, नी है और नी में बड़ी मतलब बड़ा नी ना को ड़ा हो गया है तो ये कैसे हो जाएगा है ये आगे बताया जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं कि यहाँ गुण स्वर ओ ना होकर वृद्धि स्वर अ हो गया है, बल्कि यहाँ पर जो मतलब नियम गुण का बताता है कि ए होगा ओ होगा, आधन ऊ बराबर ओ होगा। तो यहाँ पर मतलब सॉरी क्षमता मित्रों एक बार फिर से देखिएगा। देखिए अक्ष धन ऊहिनी है शब्द, फिर से एक बार बता देते हैं। अक्ष तो बच्चे बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। अक्ष अब यहीं पे क्लियर कर लेते हैं इसको फिर से। व्याकरण ऐसा है कि जितना इसको पढ़ेंगे अक्ष धन ऊहिनी है, ऊहिनी है ना। तो अक्ष में आ आया है और ऊ आया है तो आ और ऊ मिलकर गुण संधि क्या कहता है कि आ और ऊ मिलकर के ओ होता है, लेकिन यहाँ पर ओ ना होकर औ हो रहा है, ठीक है। इस वार्तिक के हिसाब से यहाँ पर ओ ना होकर औ होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इसको जब संधि करेंगे तो अक्षौहिणी बनेगा। नी है लेकिन नी को ड़ी हो जाएगा, अक्षौहिणी बनेगा, अक्षौहिणी बनेगा। जो ना है इसको ड़ा हो जाएगा। यहाँ दो चीज़ें बदलेंगी, एक तो आ धन ऊ बनकर ओ नहीं बल्कि औ होगा और दूसरा जो अड़ा ना है उसको ना हो जाएगा। ये कैसे होगी कंडीशन ये आगे जो है बताया जाएगा। यहाँ गुण ना कर होकर वृद्धि होगी और यहाँ पे जो संधि है वो गुण संधि ना होकर के बल्कि वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि के बारे में तीसरी संधि अभी आगे चर्चा करेंगे। औ हुआ है, वृद्धि संधि हुआ है यानी औ किसका जो है सैंपल है, औ कहाँ पे होता है तो वृद्धि संधि में औ होता है तो इसलिए यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि हो गई है। अब कह रहा है कि खा कह रहा है, खा में तीसरा देखिए तीन मतलब इसका मतलब नीचे कोई तीसरा उदाहरण आपको सूत्र देखना है कि स्वरादि रेणिणों, स्वरादि रेणिणों
एक वार्तिक है जिनके अनुसार ये स्वरादि ऋणों क्या कहता है, स्वर आदि ऋणों कहता है कि जब श्वा क्या कहता है कि जब श्वा शब्द के बाद ईर और इरिन आते हैं तो श्वा आकार और इरिन के इकार के स्थान पर ए हो जाता है, ए हो जाता है। अब दूसरा एक कंडीशन और होती है, वहाँ पे गुण हो गया। अभी आगे ये सब चर्चाएं करेंगे कि कैसे जो है अच्छो ही नहीं हुआ अड़ा को ना कह क्यों हो गया, ये सब चर्चा आगे करेंगे। लेकिन एक अपवाद और है, एक अपवाद और उस अपवाद के लिए एक अच्छा जो भी अपवाद है उसके लिए एक सूत्र या एक वार्तिक लिखा गया। तो इसके लिए एक वार्तिक लिखा गया कि स्वरादि ऋणे स्वादि स्वा आदि में, स्वादि मतलब स्व आदि में हो यानी पहले शब्द के रूप में हो, और इन इरह या इरिन इरा या इरिन बाद में हो, इरा या इरिन शब्द बाद में हो तो क्या होता है, तो उसके स्थान पर ए ना होकर ए हो जाता है। अब देखिए श्वा है, अब यहाँ पे स्वा है और धन इरा है ना। अब देखिए कंडीशन क्या हो रही है, गुण संधि का ही अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि नियम यहाँ पे गुण संधि का लग रहा है, इसलिए गुण संधि का ही। स्व में क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, ई में क्या आ रहा है, बड़ी आ रहा है, और छोटा आ और ई मिलकर क्या बनता है, तो ए बनता है ना। ये वाला ये छोटा ए बनता है, छोटा ए नहीं कहते, हालांकि ये दीर्घी ये बोला जाता है, लेकिन ये वाला ए बनता है ना। लेकिन यहाँ पर ये वाला ए ना होकर ये वाला ए हो जाएगा और इससे ये वृद्धि संधि हो जाएगी, क्योंकि अवृद्धि संधि में होता है। अब इसको विच्छेद करेंगे तो इसका अगर हम इसका संधि को करेंगे तो स्वेरा बनना चाहिए अगर गुण संधि का नियम लागू होगा, लेकिन स्वेरा न बनकर स्वैरा बनेगा, ऐसा बताया जा रहा है। यानी स्वेच्छाचारी यानी जो स्व के अर्थ में अपने आप के अर्थ में जो अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनके बाद और इरिन और इऋण शब्द आए, इरा और इऋण इत्यादि शब्द आए, तो वहाँ पर जो है गुण संधि ना होकर के बल्कि वृद्धि संधि हो जाती है, एक के स्थान पर ए हो जाता है। ये आप मोटा मोटा मानते चलिए, ठीक है। अब दूसरा एक उदाहरण दिया जैसे स्वा, अच्छा ये दोनों उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों उदाहरण नोट में लिख लीजिएगा। ये कभी कभी परिभाषा इत्यादि नहीं भी ध्यान है तो उदाहरण देके पूछ लेता है कि स्वाधन इरा बराबर क्या होता है, तो आप गुण संधि का नियम लागू करके स्वेरा लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अपवाद हैं इसलिए बहुत पूछे जाते हैं और लगभग जो है लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। तो ये दोनों उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो श्वा और धन ईरणी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आ और ई मिलकर ए होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आ और ई मिलकर ए ना होकर ए होगा, तो इसका क्या बनेगा, स्वैरिणी। क्या बनेगा, स्वैरिणी बनेगा। एक तीसरा उदाहरण और दिया गया, यहीं पे देखिए तीसरा उदाहरण दिया गया स्वाधन इरम। तो इरह इरणी और इरम इस टाइप के शब्द जब स्वा शब्द सबके आदि में हो, इनके आदि में यदि स्वा हो और कंडीशन भले ही गुण वाली लग रही हो, फिर भी यहाँ पे गुण संधि ना होकर यहाँ वृद्धि संधि होगी, ऐसा ये अपवाद कहता है। स्वादि जो वार्तिक है, इसके वार्तिक के हिसाब से ये एक अपवाद है। इसके तहत जो है अपवाद के तहत अपवाद क्या करते हैं, उस संधि का निषेध कर कर कोई अन्य संधि करते हैं, तो यही अपवाद होते हैं। तो स्वाधन ईरम बराबर स्वैरम बनेगा, ठीक है, और स्वाधन ईरी बराबर स्वैरी बनेगा। ये चार उदाहरण है, 1 2 3 4, चारों उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है इस वार्तिक के लिए। और ये पूछा भी जा सकता है प्रश्न, डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि स्वाधन ईरी बराबर क्या बनेगा, तो वहाँ एक जगह स्वैरी एक मात्रा लगा कर दे देगा, एक जगह दे देगा स्वैरिणी। तो हमेशा आप देखिएगा कि स्वैरिणी और स्वैरिणी रूप बनेगा, क्योंकि ये इसका अपवाद है, इसलिए ज़्यादा पूछे जाने के और अपवाद थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं टीजीटी स्तर पर, क्योंकि ना ज़्यादातर हम वही चीज़ रटे रहते हैं, गुण होता है, वृद्धि होती है, और इसी तरीके से मतलब नियम हमें वही ध्यान में रहता है, तो हम उठा करके वही नियम दिमाग में चलता रहता है, और हम जो है एक की मात्रा जो नियम का मेन मतलब नियम के हिसाब से ही हम उसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जो अपवाद होते हैं उनको भी ध्यान में रख कर इसको करना है, इसलिए ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपने नोट्स में अपवाद लिखिएगा, पहले सूत्र लिखिएगा कि मतलब उसका अपवाद डालिएगा, पहले गुण संधि के अपवाद, और गुण संधि के अपवाद में पहले आप अपवाद अच्छा दोहिनियम में अक्षतन ओघड़ी ये वाला लिखिएगा। उसके बाद दूसरा अपवाद लिखिएगा स्वरादि
स्वरादि रेणु, स्वरादि रेणु की स्वा शब्द आदि में हो और इरह और इऋण और इरणी इस तरीके के शब्द पर में हो तो वहाँ पर जो है गुण ना होकर वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से लिख करके फिर उदाहरण लिख लीजिएगा। और अगला जो अपवाद है अगला अपवाद आपका है प्रात ऊहो ढ़ेस सेसु। प्रात ऊढ़ो रेट सेसु, इसको तोड़ेंगे अलग अलग तो इसका अर्थ निकलेगा। कह रहा है कि जब प्राद प्रा आद यानी प्रा आदि में हो। कह रहा है कि प्रा आद, इसको देखिए वार्तिक प्रात तो प्रा आद यानी प्रा आदि में हो, ठीक है। और उसके बाद ऊढ़, ऊढ़ देखो इसी में लिखा हुआ है एस 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 एस, ये देखिए एस आए तो दोनों के स्थान पर संध्याक्षर स्वर ना हो करके, संध्याक्षर स्वर गुण ना हो करके वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन में कह रहा है कि यदि प्रा आदि में हो और उसके बाद ऊह आए, ऊढ़ आए, एस आए, एस आए तो दोनों के स्थान पर संध्याक्षर गुण स्वर ना हो करके, गुण स्वर संधि ना हो करके बल्कि वृद्ध स्वर संधि हो जाएगी। ये अपवाद के तहत होगा। जैसे आप उदाहरण देखिए, यहाँ उदाहरण नहीं दिया गया, यहीं तक दिया गया है। तो कह रहा है कि मतलब ये तीन जो आपके हैं ये तीनों गुण संधि के अपवाद हैं। पहला अच्छा ध्वनियम बता दिया, फिर स्वरादि रेणु बता दिया, फिर प्रादि रेस प्रा आदि में हो और ऊस ऊड़ी एस और एस से शब्द बाद में हो तो दोनों के स्थान पर गुण ना हो करके बल्कि वृद्धि होगी। चलिए अगले पैराग्राफ पर चलते हैं और वीडियो उसको देखते हैं। अरे इसमें तो बहुत मतलब दिखाई नहीं दे रहा। चलिए हम ऐसे ही किसी तरीके से मैनेज किया जाएगा। देखिए जैसे कृष्ण धन, जैसे देखिए ये दिख रहा है गंगा धन ऐसा, गंगा ऐसा बनेगा। जैसे यहाँ पे है एक शब्द गंगा, उदाहरण के लिए लिख लीजिए। वो ऊड़ी वाला जो उदाहरण अभी आपने वार्तिक पढ़ा उसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे गंगा है, ये नहीं है, 1 मिनट पे संख्या मिला लें। हाँ अब जैसे उदाहरण देखिए, जैसे आपका है पेज संख्या 48 आप खोलिए। जैसे आपका है प्राधन ऊहो, अब देखिए आदि में प्रा भी आ रहा है ना, आदि में प्रा आ रहा है तो ये ब्रश भी नहीं चलता, आदि में प्रा आ रहा है फिर ऊ शब्द आ रहा है तो यानी कि ये वार्तिक इस पे लागू हो रहा है। वार्तिक के साथ साथ देखिए पहले आ रहा है प्रा में और ऊ आ रहा है और आ और ऊ मिल करके गुण संधि होती है। ये गुण संधि का नियम इस पे लागू हो रहा है और ये दोनों मिल करके आ धन ऊ मिलकर ओ बनता है। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर ओ ना होकर यहाँ पर वृद्धि होगा, यहाँ नहीं कि यहाँ पर औ बनेगा। अगर आदि में प्रा हो और ऊ हो इस तरीके के वार्तिक के हिसाब से तो प्रा धन ऊ बराबर प्रोह बनेगा, प्रोह बनेगा ना कि प्रेह बनेगा। प्रोह नहीं बनेगा बल्कि प्रोह बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, दूसरा है प्राधन ऊढ़ो। प्राधन ऊढ़ा, ऊढ़ा शब्द भी बताया है, ये प्रा के बाद ऊढ़ा है तो आ और आ मिलकर के वैसे तो प्रेढ़ा पढ़ना चाहिए ना, प्रेढ़ा, लेकिन यहाँ पर प्रेढ़ा ना बन करके क्या बनेगा, प्रौढ़ा बनेगा। क्या बनेगा, प्रौढ़ा बनेगा, है ना। चलिए अगला बता रहा प्राधन, प्राधन ब्रश ही नहीं चल रहा, प्राधन ऊढ़ी। तीसरा क्या है कंडीशन, ऊढ़ी शब्द है ना तो पूढ़ी, देखो ऊह ऊढ़ और ऊढ़ी, एस और एस
ये 5 जो है शब्द आए प्रा के बाद में, तो इनके स्थान पर अपवाद के स्वरूप में जो है वृद्धि होगी, दीर्घ मतलब गुण नहीं होगा। अप्रा और आ और उ मिल कर के उ होता है। अगर ये गुण संधि का नियम लगाएंगे तो प्रौढ़ प्रौढ़ ही बनेगा। लेकिन अपवाद के शर्त पे इस तरीके का रूप नहीं बनेगा, यहाँ गुण नहीं होगा, यहाँ वृद्धि होगी और क्या बनेगा, प्रौढ़ ही शब्द बनेगा। चलिए अगला देखिए, 2 उदाहरण और हैं। दूसरा उदाहरण, ये भी उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाँचों के पाँचों उदाहरण आप एक ने मतलब वार्तिक अपवाद लिखिए तो अपवाद में नंबर वाइज डाल करके और इस अपवाद का उदाहरण लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर वृद्धि संधि होगी, गुण संधि नहीं होगी, इस प्रकार से आप लिखते चलिएगा यदि नोट्स बना रहे हैं। अब अगला उदाहरण है आपका अपराधन ऐशा। अपराधन ऐशा, अब देखिए एस शब्द आ रहा है बाद में, है ना, और आदि में क्या है, प्रा है, यानी कि इस पे वार्तिक लागू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रैशा बनेगा। और यदि ये गुण संधि, वैसे नियम इसका गुण संधि का लग रहा है लेकिन वार्तिक के हिसाब से ये प्रैशा बनेगा। गुण संधि के नियम लगाकर आप बनाएंगे तो प्रेषा बनेगा, लेकिन प्रेषा गलत होगा बल्कि प्रैशा बनेगा, ये अपवाद के नियम के अनुसार। चलिए अगला है प्राधन एश्य। प्राधन एश्य, तो क्या बनेगा, प्रैश्य। प्रैश्य, आ और ए मिलकर के प्राधन एश्य, प्रैश्य, क्या बनेगा, प्रैश्य। यहाँ भी वृद्धि संधि होगी। तो जो गुण संधि का अपवाद है, गुण संधि के अपवाद में गुण संधि का निषेध करके गुण वृद्धि संधि करता है। और इसके जो है 3 वार्तिक दिए हैं, 3 अपवाद हैं गुण संधि के, जहाँ पर गुण संधि के नियम तो लग रहे हैं लेकिन वहाँ गुण संधि ना हो करके वहाँ पे वृद्धि संधि हो रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। इनमें प्रथम 3 उदाहरण आद गुणा सूत्र और अंतिम 2 एंग परिरूपम। अंतिम 2 सूत्र जो हैं एंग, देखिए 3 उदाहरण जो दिया गया है, ये 3 उदाहरण जो है वो आद गुणा यानी गुण संधि के अपवाद के लिए हैं। और बाकी जो ये जो 2 और दिए गए हैं उदाहरण, ये एंग परिरूपम यानी पररूप संधि का अपवाद के रूप में है। पररूप संधि क्या कहता है, जैसे प्राधन एवं प्रयोग बनना चाहिए ना, पर रूप संधि जो पूर्व वाला वर्ण है उसको पर वाले वर्ण को आदेशित हो जाता है, यही पर रूप संधि कहता है। लेकिन यहाँ पर ये अगर ये आदेशित हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये आदेशित ना होकर के बल्कि यहाँ पे वृद्धि कार्य हो रहा है। तो ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन यानी कि 3 ऐसे उदाहरण हैं प्राऊढ़ो वार्तिक के जो कि गुण संधि पर लागू होते हैं, और 2 ऐसे उदाहरण अपवाद हैं जो आपका पर रूप संधि पर लागू, जो पर रूप संधि का अपवाद है, पर रूप संधि का ये अपवाद है। आगे जब नोट्स बनाइएगा एक ऐसे बीच में ऐसे लिख लीजिए इम्पॉर्टेंट करके या ध्यातव्य ऐसे करके लिख लीजिए और उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ये जो 2 उदाहरण है ये पर रूप संधि का निषेध करते हैं, पर रूप संधि के स्थान पर ये वृद्धि कार्य करते हैं, और ऊपर के 3 जो हैं वो गुण का निषेध करते हैं। ऐसा देखिए यहाँ पे बता दिया गया। चलिए आगे देखिए, यदि आकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु है जिसके आदि में हस्व री हो तो आ और री मिलकर के आर वृद्धि नित्य हो जाता है। अब देखिए कह रहा है कि यदि आकारांत उपसर्ग हो, कोई उपसर्ग शब्द हो और आकारांत आ से अंत होने वाला हो, ऐसी धातु आवे जिसके बाद उपसर्ग के बाद, और ऐसी धातु आवे उसके बाद में कि जिसके आदि में स्वर हो, स्वर के रूप में क्या हो, री हो, तो वहाँ पर देखिए री क्या होता है, आ और री मिलकर अर होता है ना गुण संधि में। तो कह रहा है कि वहाँ पर अर ना होकर आर होगा यदि उपसर्ग के साथ हो। जैसे पहला शब्द कोई उपसर्ग हो, जैसे उप क्या है, उपसर्ग है, उप क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग है और बाद में धातु है रिच्छत धातु है ना, रिच्छति क्या है, धातु है। एक मिनट यहाँ से लिखते हैं, जैसे उपसर्ग है, उपसर्ग है और रिच्छति क्या है, धातु है। अब देखिए वैसे अगर देखा जाए उपधन रिच्छति तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर री आ रहा है, यानी कि यहाँ गुण संधि का नियम लग रहा है। लेकिन जो अपवाद है वो अपवाद ये कह रहा है कि शुरू में उपसर्ग हो और उस उपसर्ग का अंत आ से हो। देखिए अंत आ से हो रहा है
और बाद में कोई धातु हो तो रिक्षति धातु है आवे तो उसके स्थान पर जो गुण संधि अर करता है ना, वो अर ना हो करके आर हो जाएगा, और आर हो करके वो वृद्धि संधि हो जाएगी उसकी। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी, है ना। तो ये जो है गुण संधि का निषेध करके वृद्धि संधि करता है, ठीक है। तो उपधन रिक्षति, तो इसका अगर हम लोग मिलाएंगे तो इसका रूप बनेगा उपार क्षति, है ना, ऐसा रूप बनेगा। क्यों? क्योंकि ये अपवाद है, अपवाद यही कह रहा है। अच्छा, अपवाद के नीचे सूत्र भी दिया होगा, ये सूत्र या वार्तिक दिया होगा, तो कह रहा है कि उपसर्ग धृत धातु, उपसर्ग ऋत, दा को ना रा कर दिया, धृत धातु री लिखा है, उपसर्गात, ऐसे कंडीशन थोड़ी, उपसर्गात, तो ता को दा हो गया, उपसर्गात। अब ये है देखे रित लिखा है, तो रित धातु, ये क्या कह रहा है कि उपसर्ग आदि में उपसर्ग हो, और आद मतलब आ से जिनका अंत हो, जिनका अंत आ से उपसर्ग होने वाली धातु हो, उपसर्ग हो, और बाद में रित धातु हो। कौन सी धातु हो? रित धातु हो, तो उसके स्थान पर आ और री मिलकर आर होगा, और आर होकर गुण संधि होगा, गुण संधि ना होकर के वृद्धि संधि होगा। ऐसा ये सूत्र कह रहा है। ये सूत्र लिख लीजिए अपवाद के रूप में, ये सूत्र लिख लीजिए, और सूत्र लिख लीजिए कि ये गुण संधि का निषेध कर करके वृद्धि संधि का कार्य कर रहा है। चलिए, और इसमें गुण संधि का और वृद्धि संधि का दोनों का नियम नहीं लागू हो रहा है, ठीक है, लेकिन यह गुण का निषेध करके हो क्या रहा है? वृद्धि कार्य कर रहा है। चलिए, हाँ, ये हो गया। अब देखिए सुख, धन रिता, ये क्या कह रहा है? सुखाड़ता, है ना, ऐसे सुखेन रिता। अब देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा प्राधन रक्षति। अब ये देखिए, ये कंडीशन जहाँ जहाँ लग रही है, प्रा क्या है? उपसर्ग, और धन रिक्षति, यहाँ पे धातु है, रिच धातु है, तो क्या बनेगा आपका? प्रा, यहाँ पे आर होगा ना, पारक्षति, रा यहाँ पे हो जाएगा प्रारक्षति, ऐसा रूप बनेगा। अब आगे देखिए क्या रहा है? किंतु यदि नाम धातु हो तो आर विकल्प से होगा। यदि नाम धातु हो तो आर विकल्प से होगा, यानी हो भी सकता है और नहीं भी होता है। धातु यदि नाम धातु हो, यदि धातु होगा तब तो 100% जो है आर होगा, लेकिन अगर नाम धातु है तो आर विकल्प से होगा। विकल्प का मतलब होता है आर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी आप आर बना भी सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये आप दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो कह रहे हैं अगर नाम धातु, किंतु यदि नाम धातु हो तो आर विकल्प से होगा, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे उदाहरण दिया गया कि प्राधन नियति, है ना। तो यहाँ प्राधन नियति, तो इसको प्रार्थनीयति, इसको आर अगर मतलब नियम लगाएंगे तो यहाँ आर अगर बनेगा तो इसका बनेगा प्रार्थनीयति, ऐसा रूप बनेगा, ठीक है। प्रार्थनीयति ऐसा रूप बनेगा, प्रस, और ये भी रूप बनेगा। उसके अलावा गुण भी हो सकता है, ये रूप तो बनेगा, यानी ये नियम तो लगे ही लगेगा। इसके अलावा ऐसा भी रूप बन पाएगा, यानी प्रस अर भी हो जाएगा, प्रस भीयति, दोनों रूप बनेगा। यदि नाम धातु हो, जो धातु है यदि नाम धातु है, जो धातुएं हैं जैसे ऋषभ जो है वो नाम धातु है, तो यहाँ पर यदि पहले उपसर्ग है और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि जो धातु है ना, वो धातु यदि नाम धातु है तो
विकल्प से जो है आर होगा, यानी कि आर आप स्वेच्छा के अनुसार आर आप लिख कर भी सकते हैं। आप आर को अर भी कर सकते हैं, यानी गुण भी कर सकते हैं, वृद्धि भी कर सकते हैं। बैल की तरह आचरण करने वाला इसका मतलब होता है। प्रार्सभीयति का होता है। अब जैसे प्राधन ऋषभीयति। अब ये जो धातु है ना, ये धातु नाम धातु है। तो कह रहा है कि उपसर्ग तो आए, लेकिन जो धातु आई है नाम धातु आई है। और उपसर्ग के साथ यदि धातु नाम धातु है तो ऐसे कंडीशन में आप आर भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो विकल्प से होगा, यानी कि आप आर कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे आप प्रार्सभीयति भी कर सकते हैं, प्रार्सभीयति भी कर सकते हैं, प्रार्सभीयति भी कर सकते हैं और प्रार्सभीयति दोनों चीज़ें कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है बैल की तरह आचरण करने वाला। अब तीसरा कंडीशन कह रहा है, अब तीसरे कंडीशन का वार्तिक देख लीजिए आप। कहाँ चले गए? तीसरे कंडीशन का वार्तिक क्या कह रहा है, देखिए। तीसरा वार्तिक कह रहा है कि ऋते च तृतीय समासे। ऋते च तृतीय समासे वार्तिक क्या कह रहा है? तीसरा नंबर डालिए और लिखिए ऋते च तृतीय समासे। ऋते च तृतीय समासे क्या कह रहा है वार्तिक? कि जब ऋत शब्द के साथ, कंडीशन देखिएगा, कि जब ऋत शब्द के साथ पूर्वगामी शब्द का तृतीय समास हो तो पूर्वगामी आ और ऋत के री मिलकर आर बनेगा। और आर कहाँ बनेगा, और कहाँ गुण होगी? कहा कि ऐसी कंडीशन देखा कि जहाँ पर कहा कि उपसर्ग और बाद में रिच मतलब वो धातु हो तो वहाँ पर जो है आर बनेगा। पर ये कंडीशन गुण का नियम गुण का लागू रहा तब भी आर बनेगा। पर अच्छा नियम वाला भी आपने देखा कि यहाँ पर भी गुण बनेगा, है ना। और गुण की जगह जो वृद्धि बनेगी। और दो उदाहरण ऐसे दिए अच्छा बनेगा जो पररूप करते हैं, गुण का निषेध करके पररूप करते हैं, है ना। अब जो है तीसरा क्या कह रहा है कि, और अपवाद में क्या कह रहा है कि जब ऋत शब्द के साथ पूर्वगामी शब्द तृतीय समास हो तब वहाँ पूर्वगामी आ और री का री मिलकर के आर बनेगा। जबकि आ और री मिलकर अर बनता है, लेकिन यहाँ पर आ और री मिलकर अर न बनकर आर बनेगा। ऐसा कंडीशन कब होगा? जब ऋत शब्द के साथ पूर्वगामी शब्द जो पहले का शब्द है तृतीय समास में हो, है ना। अब जैसे आप देख सकते हैं सुखेन ऋता। जैसे सुखेन सुखार्ता का जो है आप देखोगे तो सुखार्ता में सुखेन ऋता सुख से मतलब सुख से इस तरीके से तृतीय समास वाला शब्द है ये, है ना। सुखार्ता तृतीय समास का शब्द है, यानी कि जो है ये तृतीय समास पूर्वगामी शब्द तृतीय समास वाला है। तो और बाद में री है, ऋत वर्ण है, ऋत शब्द है, तो यहाँ पर अर ना होकर के आर होगा। अब यहाँ पर अगर विच्छेद करेंगे तो देखिए सुख धन ऋता। ऋत्य का तृतीय समास से अपवाद लिख करके और फिर इसका जो है थोड़ा सा नियम लिख करके फिर जो है ये उदाहरण लिख लीजिए। तो सुख धन ऋता। अब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो नियम है पूर्ण रूप से गुण संधि का लग रहा है, लेकिन गुण संधि नहीं होगा, क्योंकि एक वार्तिक है ऋतीय तृतीय समास से, वो ये कहता है कि पूर्वगामी शब्द से यदि तृतीय समास हो, यानी कि सुखेन ऋता, यहाँ से तृतीय समास लागू हो रहा है। और बाद में री है, ऋत वर्ण है, रिम है, तो दोनों जो तृतीय समास वाला शब्द है उसका आ और ये दोनों मिलकर के आर बनाएगा, ना कि अर बनाएगा। तो इसलिए इसको सुखेन ऋता इसका सुखार्ता बनेगा, सुखर्ता नहीं बनेगा बल्कि सुखार्ता बनेगा। चलिए अगला देखिए उदाहरण 4 नंबर देखिए, और 4 नंबर का चौथा आप वार्तिक देख लीजिए पहले। ऋत्य का एक वार्तिक है ऋत्य का। ऋत्य का री के परे पदांत अक प्राकवत, री परे पदांत अकह प्राकवत।
ऋतिकः क्या कह रहा है कि री परे पदांता अकह प्रागपत। अब यहाँ पे हम लोग इसका जो है ये देखेंगे, चौथे पर आइए। कह रहा है कि आ या आ इ उ रि तथा लृ जब पद के अंत में रहें, यानी पहले पद के अंत में ये कंडीशन रहे, ये वर्ण रहे, इनके बाद ह्रस्व री आवे तो विकल्प से ह्रस्व हो जाता है, और इनके बाद जब ह्रस्व री आवे तो विकल्प से ह्रस्व री ही हो जाता है। भले आ धन री बराबर री ही होगा, है ना। इस तरीके से बताए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि पहले से ह्रस्व है तो वह भी फिर से हुआ ह्रस्व माना जाएगा, और इस प्रकार हुई ह्रस्व विधि में फिर दूसरी संधि नहीं होगी, इसे प्रकृति भाव कहते हैं। यह नियम गुण संधि के विकल्प प्रस्तुत करता है। कह रहा है कि यदि पहले से ही ह्रस्व है, यदि पहले से जो री आई है वो ह्रस्व है, तो उसका फिर से ह्रस्व माना जाएगा और उसका प्रकृति भाव होगा। प्रकृति भाव क्या होता है कि प्रकृति भाव संधि कार्य नहीं करता है, जैसे का तैसे उतार दिया जाता है। तो कह रहा है कि जब आ ई उ री री ह्रस्व दीर्घ के बाद पद के अंत के बाद री आए, और तो जो है री के स्थान पर विकल्प से ह्रस्व री हो जाएगा। लेकिन विकल्प से मतलब ह्रस्व री भी होगा और नहीं भी होगा, यानी गुण कार्य भी होगा और गुण कार्य नहीं भी होगा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये गुण नियम के विकल्प में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कहा, जैसे ब्रह्मा धन ऋषि। अब यहाँ देखिए, यहाँ नियम लग रहा है, गुण का नियम लिख रहा है, आ धन री बराबर अर होता है। तो यहाँ कह रहा है कि री आ रहा है, ह्रस्व री आ रहा है, तो इसको ह्रस्व री ही माना, मतलब ह्रस्व री ही रहेगा। तो इसका विकल्प, इसका कोई संधि कार्य नहीं होगा, तो ऐसे के जैसे का तैसे मान लिया जाएगा। पुनः इसको री ही कर दिया गया, ह्रस्व री, तो ब्रह्मा धन ऋषि ऐसे लिख दिया गया। और एक ये भी इसका बनेगा ब्रह्मर्षि, यानी गुण बन रहा है। यदि गुण बना रहे हैं तो ब्रह्मर्षि बन रहा है, और यदि हम ऋतिक के वार्तिक के हिसाब से चल रहे हैं तो री आने पर प्रकृति व ऋतिक के जो वार्तिक है वो क्या करता है, संधि कार्य का निषेध करता है, प्रकृति भाव करता है, वो संधि कार्य नहीं करता है। जब आ ई उ री के बाद ह्रस्व री आए तो वो री को ह्रस्व ही करता है और प्रकृति भाव करता है। तो देखिए यहाँ पर प्रकृति भाव हुआ, यानी संधि कार्य नहीं हुआ, और यहाँ पे गुण कार्य हुआ है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, गुण कार्य भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दूसरा कहा सप्त धन ऋषि। अब देखिए, शब्द में आ आया और ऋषि में री आया है, हर्ष, तो यहाँ पर संधि कार्य नहीं भी हो सकता है, यानी प्रकृति भाव भी हो सकता है और संधि कार्य हो भी सकता है। संधि कार्य नहीं होगा तो सप्त धन ऋषि ज्यों का त्यों उतार दिया गया, और अगर गुण किया गया तो सप्तर्षि, क्योंकि ता आ धन री बराबर अर होता है, तो सप्तर्षि नाम बनेगा। ठीक है, चलिए अब 8वां देखते हैं, और 5वां, इसका 5 लिखा है, यानी 5वां सूत्र देख लेते हैं। तो 5वां जो है, अब हम लोग गुण संधि के अपवाद पढ़ लिए। गुण संधि के अपवाद अब हम लोग जो यहाँ 5वें से पढ़ेंगे वो तीसरी संधि पढ़ेंगे, जिसका नाम है वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। अब हम लोग तीसरी संधि पढ़ेंगे। यहाँ पर जो वृद्धि संधि है उसी के बारे में चर्चा की गई है, और उसका सूत्र दिया गया है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि क्या होता है? वृद्ध मतलब बड़ा, एज, यानी एज का वृद्ध होगा। एज में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, आए और ओ, औ, ये 4 वर्ण वृद्धि में आते हैं। तो कह रहा है वृद्ध एज, यानी वृद्धि हो जाती है इन एजों की, इन चारों वर्णों की वृद्धि हो जाती है। कब वृद्धि हो जाती है? आइए देखते हैं। सूत्र ये कह रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए या ए आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ए हो जाएगा, और जब ओ या औ के स्थान पर, अच्छा, जब आ के बाद ओ और औ आए तो उसके स्थान पर दीर्घ हो जाएगा, और ए या ए आए तो उसके स्थान पर चारों चीज़ें लागू हो गई ना, तो इस संधि का नाम वृद्धि संधि है। अब कह रहा है यहाँ भी नियम क्या कह रहा है? नियम ये है, कंडीशन ये है कि जो 2 शब्द होते हैं, जैसे महाधन ओजा, ओजा देख लिया ये ना, सॉरी, महाधन ओजा। अब 2 शब्द है ना, पहला इसमें नियम क्या कह रहा है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में छोटा या बड़ा कोई भी आ सकता है, तो यहाँ बड़ा आया है,
और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में ए, ऐ, ओ कोई भी आए तो जैसे ओ आया है तो ओ का दीर्घ हो जाएगा, औ हो जाएगा। औ आया है तो इसका दीर्घ हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है। और ए आया है तो उसका दीर्घ ए हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो यही ये वृद्धि संधि का नियम कह रहा है। चलिए, नमो नमः मित्रों। और वृद्धि संधि का उदाहरण लेकर दूसरे वीडियो में उपस्थित होंगे, क्योंकि अभी अगर हम नेक्स्ट पेज को लेते हैं तो फिर थोड़ा सा वीडियो लंबा खिंच जाएगा। और अभी जस्ट थोड़ी ही देर बाद मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आधे 1 घंटे में आपको जो है जो वृद्धि संधि है उसको भी क्लियर कर दें, और वृद्धि की संधि के बाद आगे की जो संधि हमारी मूल पुस्तक में दी गई है उसको क्लियर करते हुए चलें। और यदि आपको कोई दिक्कत हो रही, कोई समस्या हो रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं वहाँ सुधार करने का प्रयास करूँगी। और यदि आपको लगता है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा, उसके लिए आप बाध्य नहीं है। नमो नमः। नमः संस्कृत।